डियर फ्रेंड्स, आई एम ए वेटनरी डॉक्टर और मैं रोज़ बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। एनिमल्स होते ही ऐसे हैं और सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो बिल्लियों के बारे में, जिन्होंने अब तक इतने बड़े डोमेस्टिकेशन के पीरियड में भी अपनी शख्सियत को बरकरार रखा हुआ है। बिल्लियाँ ऐसी एनिमल्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हैं। इनकी लाइफ और चरित्र बहुत मिस्टीरियस होता है। डॉग से अलग कैट्स ने अभी तक अपनी नेचर और वाइल्ड प्रवृत्ति को बरकरार रखा हुआ है। जब हम अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि आखिर ये बिल्लियाँ हमारे घरों में अडॉप्ट कैसे हो गई, क्यों वो हमें अपनी केयर के लिए इतना मजबूर कर देती है। यही तो इनकी शख्सियत है। घरेलू बिल्ली यानी फेलिस सिल्वेस्ट्रस कैटस फेलिडी फैमिली की सबसे रिसेंटली विकसित और एडेड प्रजाति है। फेलिडी फैमिली को 3 स्पीसीज में विभक्त किया गया है। पैंथेरा वो बिल्लियां हैं जो दहाड़ देती हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर। एसिनोनिक्स में चीते आते हैं और फेलिस जो बिल्लियां आप देखते हैं, इनको इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग कर पहचानना मुश्किल है। एक बहुत एक्सपर्ट के लिए भी एक लॉयन और एक टाइगर की खोपड़ी में मॉर्फोलॉजिकली पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। मोस्ट रिसेंट जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन में फेलिडी फैमिली के भीतर 8 लाइनेज का सुझाव दिया गया है, जो फ्यूचर में उनके रिक्लासिफिकेशन का आधार बन सकता है। सभी बिल्लियां विशेष रूप से देखने, सुनने और सूंघने की विशेष क्षमताओं से विकसित हुई और इनमें टॉप प्रेडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ और उनकी शारीरिक विशेषताएं बताती हैं कि सारी 37 कैट स्पीसीज का उद्भव एक कॉमन एंसेस्टर से पिछले 10 से 11 मिलियन वर्षों के दौरान फेलिडी फैमिली का रैपिड एक्सपेंशन और इवोल्यूशन हुआ। और तो और 3 मिलियन साल पहले अंटार्कटिक, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सारे भूभाग में बिल्लियों की काफी प्रजातियां मौजूद थी। कई मिलेनिया में कैट्स को ज्योग्राफिकल कंडीशंस में अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जाने और अपने को डेवलप करने का मौका मिला। इससे इनकी नई स्पीसीज और प्रजातियों का विकास हुआ। एंसेस्ट्रल कैट्स ने अपनी नेचुरल बिहेवियर और इंस्टिंक्ट के आधार पर नई ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ढूंढा और माइग्रेशन को आसान बना दिया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनकी प्रेडेटरी स्पीसीज को खोजना। फेलिडी सभी मैमेलियन स्पीसीज में सबसे एफिशिएंट हंटर्स हैं। शेरों को अपवाद के रूप में रखा जाए, जो कि ग्रुप्स में या प्राइड्स में रहते हैं, सभी कैट्स सोलेटरी या एकल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को सक्षम बना चुकी है। उनमें शिकार करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए गजब क्षमता है। कैट्स टेरिटोरियल होती हैं, वो अपने क्षेत्र को गंध से चिन्हित करती हैं और अपने क्षेत्र को, अपनी टेरिटरी को शिकार के लिए डेवलप करती हैं। मेनली मेटिंग के समय ही वो एक साथ रहते हैं, अगेन विद द एक्सेप्शन ऑफ लॉयंस, जिनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है और नरों के गर्दन में बहुत बड़े बाल या अयाल या जिसको मेन कहते हैं पाई जाती है। सामान्यतः सारी बिल्लियां सिमिलर होती हैं, बस नर मादाओं से थोड़े बड़े होते हैं। बिल्लियों के आगे वाले पैरों में 5 डिजिट्स और पीछे वाले पैरों में 4 डिजिट्स पाई जाती हैं, जो कि पैड से अच्छी तरह संरक्षित होते हैं और चलने के टाइम में आवाज कम करते हैं, जिससे इनकी प्रेडेटरी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। चीता के अलावा सारी कैट्स में रिट्रैक्टेबल क्लॉज पाए जाते हैं। बिल्लियों में कोट कलर्स की एक वाइड रेंज पाई जाती है। ये एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज होते हैं, जिससे कि इनकी प्रेडेटरी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स के फॉसिल या जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर ह्यूमन और कैट्स की कोएग्जिस्टेंस काफी स्पष्ट है। लगभग 3600 साल पहले इजिप्ट या मिस्र के अंदर बिल्लियों का टेमिंग या डोमेस्टिकेशन हुआ था। बिल्लियों की कब्रगाह या कैट बरियल ग्राउंड्स, जिन्हें मिस्रवासी मऊ कहते थे, बिल्लियों के जो अवशेष मिले हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि बिल्लियां अफ्रीकन वाइल्ड कैट्स से डेवलप हुई। हालांकि हाल के एविडेंस से पता चला है कि कैट्स का डोमेस्टिकेशन लगभग 10,000 साल पहले मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रिसेंट में हो चुका था। बिल्लियों को पालतू बनाने का ओल्डेस्ट रिकॉर्ड साइप्रस के 9500 साल पहले खोजी गई एक कब्र से आता है, जिसके अंदर अपने मालिक के साथ एक 8 माह की बिल्ली को बरी किया गया था। और ये माना जाता है कि इससे कुछ समय पहले कैट्स का डोमेस्टिकेशन साइप्रस में हुआ होगा, क्योंकि साइप्रस में कोई लोकल या इंडिजिनस कैट्स उपलब्ध नहीं थी। अनाज के मानव भंडारण का सबसे पहला प्रमाण करीब 10,000 साल पहले इजराइल में मिलता है। ऐसा लगता है कि अनाज के भंडारण के साथ साथ रोडेंट्स या चूहों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। बिल्लियां मानव बस्तियों के नज़दीक आने लगीं और उनके डोमेस्टिकेशन का रास्ता खुला। बिल्लियों को मनुष्यों द्वारा डोमेस्टिकेट करने के 2 मूल सिद्धांत माने जाते हैं। पहला ये कि जो जंगली बिल्लियां थीं, फेलिस सिल्वेस्ट्रस लिबिका, वो मनुष्यों के बस्तियों के नज़दीक आ गईं और धीरे धीरे वो मनुष्यों में अडॉप्ट हो गई। दूसरा सिद्धांत ये माना जाता है कि मनुष्य ने
इनकी लाभदायक प्रवृत्ति और फ्रेंडली नेचर को देखकर धीरे धीरे इनको डोमेस्टिकेट कर लिया और ये मनुष्य के साथ रहने लग गई और अपने वाइल्ड एंसेस्टर्स से अलग हो गई। किसी भी सिनेरियो में बिल्लियों के कई लक्षण जैसे स्मॉल साइज, इंटेलिजेंस, सोशल नेचर, बॉडी लैंग्वेज जैसी प्रवृत्तियों से उनकी टेमिंग या डोमेस्टिकेशन को बढ़ावा मिला। जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन या आनुवांशिक विश्लेषण से ये पता चलता है कि अफ्रीकन वाइल्ड कैट्स फेलिस सिल्वेस्ट्रस लिबिका का डीएनए आज की हमारी पालतू बिल्लियों के समान है, यानी कि इन अफ्रीकन वाइल्ड कैट से ही डोमेस्टिक कैट्स का उद्भव हुआ। फेलिस सिल्वेस्ट्रस लिबिका आज भी वाइल्ड में जीवित हैं और अफ्रीकन सवाना में इनकी टेरिटरी काफ़ी एक्सटेंसिवली फैली हुई है और वहाँ पर ये अच्छी तरह से थ्राइव करती है। घरेलू बिल्ली को 1758 में कैरोलस लिनियस द्वारा सबसे पहली बार फेलिस कैटस के नाम से वर्गीकृत किया गया था। हालांकि ये नामकरण अभी भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन वाइल्ड कैट की एक सब प्रजाति के रूप में इसको फेलिस सिल्वेस्ट्रस कैटस के नाम से जाना जाना चाहिए। फेलिस कैट्स एक प्रजाति के रूप में मनुष्यों के साथ रहने वाली जंगली बिल्ली के माध्यम से उत्पन्न हुई। हालांकि इनका डोमेस्टिकेशन डॉग्स या दूसरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की तरह नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी भी ये अपनी फायरल या वाइल्ड नेचर को बरकरार रखे हुए हैं और पर पालतू बनाने के दौरान इनका रूप और व्यवहार अपने जंगली एंसेस्टर्स से ज़्यादा नहीं बदला। आज भी ये वाइल्ड में लौट जाने के लिए सक्षम है और अपना फेरल नेचर मेंटेन करती है। आज की घरेलू बिल्लियां मरुस्थल में रहने वाले अपने एंसेस्टर्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करती हैं। मरुस्थल में रहने वाले अपने एंसेस्टर्स की जैसे उनमें बहुत कम पानी की अवेलेबिलिटी में भी जीवित रहने की क्षमता है। वो अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर लेती हैं। जब तक उनकी त्वचा का तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं हो जाता, वो असुविधा महसूस नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ मनुष्यों के शरीर का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आने पे ही असुविधा के लक्षण दिखने लग जाते हैं। बिल्लियां 24 घंटे सक्रिय रहती हैं, इसलिए 24 घंटे के दौरान उनकी बॉडी का टेम्परेचर काफी वेरिएट करता है। 3000 से ज्यादा वर्षों से मिस्र के अंदर धार्मिक और सामाजिक सरोकारों में बिल्लियों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। प्राचीन फेरोनिक इजिप्ट में लोग जानवरों की पूजा करते थे और बिल्लियां उनके दैनिक जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको सजाया जाता था। मिस्र के कई प्राचीन देवी देवताओं को फर्टिलिटी, न्याय और शक्ति के देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। इनमें कई फेलाइन गॉड और गॉडेस जैसे बास्टेट, सेकमेट, मट और मॉफडेट जैसे देवी देवता प्रमुख हैं और उन्हें सुंदर चित्र या मूर्तियों के रूप में सजाया जाता था। मिस्र के पहले राजवंश के बाद से बिल्लियों को जहरीले सांपों को मारने और फेरों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था और इन्हें फेरोनिक क्वार्टर या सम्राटों के महल में रखा जाता था। मॉफडेट प्राचीन मिस्र में बिल्ली, तेंदुए या चीते के सिर वाले पहले ज्ञात देवता थे। पहले राजवंश के दौरान इनको फेरों की सांप, बिच्छू या बुरी ताकतों से रक्षा करने वाले देवता के रूप में माना जाता था। बिल्लियों के सुरक्षात्मक कार्य, उनके रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस को बुक ऑफ डेड के अंदर दर्शाया गया, जहां बिल्लियां सन गॉड रा और धरती पर सूरज की इंपॉर्टेंस का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि बासेट और सेकमेट इजिप्ट की इंपॉर्टेंट कैट गॉडेस हैं और ये सन गॉड रा की बेटियां मानी जाती हैं। बिल्लियों को गॉडेस बासेट के नाम के साथ चित्रित किया जाता है, क्योंकि बासेट और सेकमेट कैट गॉडेस और सन गॉड रॉ की बेटियां थी। इजिप्शियन माइथोलॉजी में बासेट गॉडेस का सिर बिल्ली का और शरीर एक सुंदर महिला का चित्रित किया गया। बासेट गॉडेस मातृत्व, प्रजनन क्षमता, अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति और घर की देवी मानी जाती है और इन्हें फेरो का रक्षक भी माना जाता है। ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट में एक और मदर गॉडेस सेकमेट, लॉयन हेड वाली एक शक्तिशाली देवी मानी जाती है, जो बास्टेट गॉडेस की सिस्टर और सन गॉड रॉ की बेटी थी। सेकमेट बास्टेट की शांत प्रवृत्ति के विपरीत एक शक्तिशाली, एग्रेसिव, हिंसक, चकाचौंध और रक्षा करने वाली व्यक्तित्व की देवी मानी जाती थी। इनको युद्ध, महामारी और रेगिस्तान की देवी भी माना जाता है। प्राचीन इजिप्ट में कैट्स इतनी खास थीं कि यदि कोई उन्हें मार दे या एक्सीडेंटली किसी से मर जाए तो उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाती थी। कैट्स को शाही इलाज दिया जाता था और मरने पर उन्हें ममीफाइड करके उनको इज्जत दी जाती थी। यदि कैट्स मर जाएं तो उस परिवार के लोग अपनी भौहें मुंडवा लेते थे और भौहों के आने तक शोक प्रकट करते थे। बिल्लियों के सिस्टमेटिक ममीफिकेशन का एविडेंस 1350 ईसा पूर्व मिलता है, जबकि राजकुमार थुटमोस की प्यारी बिल्ली के मृत्यु हो जाने पर उसे ममीफाई किया गया था। मिस्र के बहुत सारे पिरामिड्स के अंदर ममीफाइड कैट्स भी मिलती हैं। 1880 के दशक के अंत में मध्य मिस्र के बेनी हसन कब्रिस्तान के अंदर 2 लाख से ज्यादा पशुओं की ममीज मिली थी। इनमें ज्यादातर कैट्स की ममीज थी।
रोचक तथ्य है कि एक बार इजिप्शियंस और पर्शियंस का युद्ध हुआ और पर्शियंस ने चालाकी के साथ वॉर ग्राउंड के अंदर बिल्लियों को भी अपने साथ रखा और इजिप्शियंस इसलिए युद्ध हार गए क्योंकि उसकी बिल्लियों को खतरा हो सकता था। इसलिए इजिप्शियंस ने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। बिल्लियां विकास के इस क्रम में डोमेस्टिकेट मनुष्यों द्वारा कर ली गई हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह डोमेस्टिकेट नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने अपनी फेरल और वाइल्ड नेचर को अभी भी बरकरार रखा है। शायद इसीलिए हम अभी भी उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते और जानना चाहते हैं। और आज का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज की जो सबसे बूढ़ी बिल्ली है यानी बिल्लियों की दादी फ्लॉसी, वो आज भी इंग्लैंड के अंदर अपनी मालिकिन विकी ग्रीन के साथ रहती है। ये 27 साल की हैं यानी मनुष्यों के करीब 120 साल की। इन्हें रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी सम्मानित किया है और इन्हें रिकॉर्ड प्रदान किया है। कैट्स आमतौर पर 12 से 18 साल के बीच में ही जिंदा रहती हैं। एक वेटनेरियन होने के नाते मॉडर्न डे कैट्स के बारे में, उनके मैनेजमेंट, उनकी केयर, उनकी डिजीज़, उनकी मेडिसिन के बारे में मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार।